एक पत्रकार ने कि आखिरकार लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो पता चलता है कि कर्नाटक के हासन की एक लोकसभा सीट है, वहीं से एक सांसद होते हैं प्रज्वल रेवन्ना। दरअसल उनके कुछ कथित वीडियो होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। 200 ऐसी महिलाएं होती हैं जिसमें मेड भी होती हैं, जिसमें पुलिस वाली भी होती हैं, जिसमें सरकारी दफ्तर में काम करने वाली भी महिलाएं होती हैं, साथ ही सोशल वर्क में भी काम करने वाली होती हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई महिलाएं भी होती हैं। लगभग ऐसी 200 महिलाएं जिनका शारीरिक शोषण किया गया है, जिनकी लगभग 2976 क्लिप हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। अब बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देखना चाहते हैं कि आखिरकार उन वीडियो में जो सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना या उनके पिता एचडी रेवन्ना कर क्या रहे हैं। जब पत्रकार का ये सवाल गूगल सर्च इंजन जब जवाब देता है तो न केवल वो बल्कि जहाँ जहाँ तक ये खबर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कर्नाटक में जो एक सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना, उन्होंने किस तरह की वीडियो बनाई है। बल्कि बड़ी संख्या में लोग सोच रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। आखिरकार आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो वीडियो किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, कैसे वायरल हुई थी, कौन थी वो महिलाएं, आखिरकार फिलहाल क्या चल रहा है इस मामले में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश के हासन लोकसभा सीट की है। दरअसल बात कर रहा हूँ साल 2021 का ये वाकया है। एक महिला जो कि राजनीति से जुड़ी हुई थी, जो कि सोशल वर्क किया करती थी, जो कि महिला किसी की भी समस्याएं होती थीं, उन समस्याओं को किसी नेता, विधायक, सांसद तक उठाया करती थी। तो ऐसी छात्रों की एक समस्या थी, हॉस्टल की समस्या। वो चाहते थे कि हॉस्टल बन जाएगा तो छात्रों को रहने में आसानी होगी। इसके लिए वो जो हासन लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद होते हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनके वो आवास से पहुंच जाती हैं। जब आवास पे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर जब पहुंची तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे और सांसद उनसे बातचीत कर रहे थे। अपने बारे में उस महिला ने बताया कि मैं इस तरह की समस्या लेके आई हूँ। तभी सांसद से जुड़े कुछ लोगों ने कहा कि आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर इंतज़ार करो, सांसद जी जब फ्री हो जाएंगे तो तुमसे अकेले में बात कर लेंगे। वो महिला ऊपर कमरे में जाती है, इंतज़ार करने लगती है। उन लोगों से फ्री होने के बाद सांसद जब उनके पास पहुँचते हैं तो वो उनसे अपनी बेडरूम में लेके चले जाते हैं। वो महिला भी पीछे पीछे बेडरूम में चली जाती है। इसके बाद उन्होंने उस महिला के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, यानी कि उसके शरीर के हिस्सों को छूना शुरू कर दिया। उस महिला ने विरोध किया। तभी गुस्से में जो सांसद होते हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे पति ने राजनीति करके मेरी माँ भवानी का टिकट कटा दिया और जेडीएस उसे टिकट भी नहीं दे सकी, तो उनसे अपने पति को समझाओ कि इस तरह की हरकत ना करें, नहीं तो अच्छा अंजाम नहीं हुआ, अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। जब उस महिला को इस तरह से डांटा फटकारा जाता है तो तभी इसी बीच में फिर से वही हरकत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब महिला ने ज़्यादा विरोध करने की कोशिश की तो बंदूक निकाली और बंदूक निकालने के बाद उस महिला के सामने तान दिया, कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो इससे गोली मार दी जाएगी। यानी कि वो महिला को इतना भयभीत कर दिया गया, वो महिला अब शांत हो जाती है। उसका वो शारीरिक शोषण करते हैं, रेप करते हैं, यानी कि बलात्कार करते हैं और जैसे जैसा भी हो रहा था उसको अपने मोबाइल में भी कैद करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये वीडियो जैसे ही बन जाती है तो सांसद ने वीडियो बनाने के बाद कहा कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो सकती है यदि तुमने किसी का विरोध करने की कोशिश की। हालांकि महिला को ये शुरू में प्रलोभन भी दिया गया था कि तुम्हारा पति बहुत ऊंचाइयां छू सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। हालांकि महिला ने विरोध किया था, तभी उसके सामने बंदूक आई थी। अब वो महिला परेशान हो जाती है। यहाँ से जब जाती है तो उसके बाद फिर उसी वीडियो को आधार बना के जो यौन गतिविधियाँ थी उसको जारी रखा जाता है। उसके बाद फिर महिला का एक आध बार नहीं, कई बार लगातार बलात्कार होता है और जब जब वो आती थी तब तब उसका वो वीडियो बना लिया करते थे। ये एक ऐसा मामला है जो फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ऐसा ही एक और मामला है, 2 मई 2024 का ये वाक़या है। मैसूर जिला का एक कृष्ण राजनगर एक इलाका लगता है। 20 साल का एक लड़का है। 20 साल के लड़के ने जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी मां का अपहरण कर लिया गया है, जो कि होले नरसीपुरा विधानसभा से जो विधायक हैं एचडी रेवन्ना, उनका एक बहुत खास व्यक्ति है जिसका नाम है सतीश बवन्ना। वो घर पे आया था 29 तारीख की रात को लगभग 9 बजे के आसपास और आकर कहा कि इन्हें मैं अपने साथ यानी कि बाइक पर लेके जा रहा हूं, और क्योंकि अगर ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाती हैं तो उसके बाद फिर न केवल तुम्हारी लोगों की समस्याएं बढ़ जाएंगी बल्कि तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, तुम्हारी माँ के लिए भी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लड़के ने जब जाकर इस थाने में शिकायत दर्ज कराई तो थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अब एचडी रेवन्ना जो होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और साथ ही वो तो है जो इसका सतीश बवन्ना होता है उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है।
अब ये जो लड़का है जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, उसी को 1 मई 2024 को कुछ साथी लोग बताते हैं उसके कि तुम्हारी माँ का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ इस तरह से है कि तुम्हारी माँ के हाथ और पैर बांधे हुए हैं और उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हैं। कुछ इस तरह की बातें। उस लड़के को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इसकी माँ की हत्या हो जाए, इसलिए वो पुलिस के पास जाता है और मदद मांगने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस उस मामले की मदद करती है, लेकिन 28 अप्रैल 2024 को यही महिला बताई जाती है, ये होली नरसिंहपुरा एक इलाका लगता है, वहाँ के थाने में जाती है। थाने में जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है कि 6 साल पहले किस तरह से, साल 2018 या 19 के आसपास के ये वाक़या है कि वो किस तरह से इस होली नरसिंहपुरा के जो विधायक होते हैं उसके घर पर वो रुकती है, क्योंकि वो मेड का काम करती है, एक नौकरानी की तरह काम करती है। जो विधायक होते हैं HD रेवन्ना, जिनकी पत्नी होती है भवानी, उनकी वो दूर की रिश्तेदार भी लगती है। जब जब ये महिला यानी कि भवानी घर पर नहीं होती थी, तब तब ये विधायक उनके साथ शारीरिक शोषण करता था, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता था। और ये सब शुरू हो जाता है 4 महीने के बाद। और इसके बाद जब ये कहानी जब आती है अखबारों में, TV पर, सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद फिर कहानी और भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। दरअसल लगभग 200 ऐसी महिलाएं हैं, 200 महिलाओं का लगातार शारीरिक शोषण होता है। उनकी लगभग 2976 के आसपास वीडियो क्लिप बनाई जाती हैं और वीडियो क्लिप बनाने के बाद ये लगातार वायरल होनी शुरू हो जाती हैं। ये वायरल का जो सिलसिला शुरू होता है वो 22, 23, 24 अप्रैल के आसपास शुरू होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा था। द्वितीय चरण का जो चुनाव चल रहा था, उस दिन लगभग 2000 पेन ड्राइव ऐसी होती हैं जो घर घर में इधर उधर बांटी जा रही थी। कभी वो बस स्टैंड पर, कभी चौराहे पर, कभी पार्क में, कभी कहीं लिफाफे में लोगों को इस तरह से प्रोवाइड कराई जा रही थी। दरअसल हासन लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद होते हैं, JDS के सांसद, उनकी ही वीडियो होती हैं। उनके साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं होती हैं, उन वीडियो में उनके चेहरे भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही वो वीडियो वायरल होती हैं, तब लोगों को ये भी बताया जा रहा था कि जिस तरह का ये हरकत कर रहा है ये व्यक्ति, उसी को तुम वोट देकर आखिरकार कैसे सांसद बनाओगे। यानी कि लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वोट देना है तो यहाँ नहीं देना, बल्कि कहीं और वोट देना है। इसके बाद फिर ये सोशल मीडिया पर मामला वायरल होना शुरू हो जाता है, और न केवल वायरल होना शुरू हो जाता है बल्कि एक तरह की बहस छिड़ जाती है। दरअसल JDS जो पार्टी है, उसके जो संस्थापक, उसके जो बनाने वाले हैं, वो इसके जो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, जो कि लगातार कई सालों से विधायक भी रहे थे, फिर सांसद भी रहते हैं, और सांसद रहते हुए उनका एक बेटा भी है जिसका नाम HD रेवन्ना होता है। और HD रेवन्ना का ही एक बेटा है प्रज्वल रेवन्ना, जो कि इसी हासन लोकसभा सीट से वो 2019 में सांसद बन जाता है। लेकिन उसकी ऐसा भी बताया जाता है कि शायद वो मानसिक रूप से बीमार है, जो इस तरह से महिलाओं को लगातार शोषण कर रहा था, उनका वीडियो भी बना रहा था और अपने मोबाइल में उनको कैद भी कर रहा था। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार वो वीडियो बन रही थी महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण करते हुए, उनका यौन शोषण करते हुए, या उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था इस तरह से, लेकिन ये वीडियो आखिरकार वायरल क्यों होती हैं। दरअसल वायरल होने के पीछे वजह बताई जाती है कि 15 साल तक लगातार इनके घर पर कार्तिक नाम के एक ड्राइवर ने नौकरी की थी। और उस ड्राइवर ने जब नौकरी की थी तो लगभग 1 साल पहले, साल 2023 के आसपास का ये वाक़या बताया जाता है कि उस कार्तिक की पत्नी के साथ भी मारपीट करता है ये प्रज्वल रेवन्ना, जो सांसद होता है। साथ ही उसकी जो ज़मीनें होती हैं उस पर भी वो कब्जा कर लेता है। इसका इसने विरोध किया तो उसके साथ भी बदतमीजी की जाती है। इसके बाद ये अपनी नौकरी छोड़ देता है और ये परेशान हो जाता है। लेकिन इसी बीच में इसने तय कर लिया था कि मुझे इससे लड़ाई लड़नी है, इससे बदला लेना है। और इसी बदला लेने की वजह से उसने, जो उसके कुकृत्य थे, वो ड्राइवर पूरी अच्छी तरह से जानता था। और उस ड्राइवर ने लगभग 2976 क्लिप्स की एक पेन ड्राइव तैयार की। और पेन ड्राइव तैयार करने के बाद उसने कोशिश की कि आखिरकार इससे किस तरह से बदला लिया जाए। हालांकि सांसद ये जान चुका था कि उसकी जो वीडियो हैं ये कभी न कभी वायरल हो सकती हैं। उसने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट का सहारा लेने के बाद कहा कि किसी ने उसकी फेक वीडियो बनाए हैं और फेक वीडियो बनाने के बाद उन्हें कभी भी वो वायरल कर सकते हैं। और इसमें बाकायदा 2-3 लोगों के नाम भी लिए गए थे। जैसे कोर्ट ने ये बात सुनी, कोर्ट ने बाकायदा इस पर रोक लगाई कि इस तरह की कोई वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए, और जिन जिन पर आरोप लगाया था उनको अपना पक्ष भी रखने के लिए आदेश दिए गए थे। लेकिन इसी बीच में जब मौका पाते ही ये जो कार्तिक होता है वो एक BJP का नेता होता है जिसका नाम होता है देवराज गौड़ा। देवराज गौड़ा दरअसल एक
होले नरसीपुरा एक विधानसभा होती है, विधानसभा से उसने इलेक्शन लड़ा था और उसी विधानसभा से जो प्रज्वल रेवन्ना होता है उसके जो पिता होते हैं एच.डी. रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के जो बेटे होते हैं एच.डी. रेवन्ना, उस सीट से जेडीएस के प्रत्याशी के सामने लड़ रहे थे, लेकिन जेडीएस का प्रत्याशी इनके एच.डी. रेवन्ना जीत जाता है और जो बीजेपी का जो प्रत्याशी होता है वो हार जाता है। अब इसी बीच में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही हैं कि ये जो पेन ड्राइव में वीडियो हैं, ऑडियो हैं, ये सब या फिर फोटोग्राफ्स हैं जो वायरल हुए हैं उसमें बीजेपी नेता के हाथ हैं, क्योंकि जो कार्तिक है जो ड्राइवर है उसने एक ऐसा वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करने के बाद उसने कहा कि मैं कुछ दिन पहले इस बीजेपी के नेता के साथ मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद इससे समस्याएं बताई। उसे एक मैंने पेन ड्राइव दी थी और पेन ड्राइव देने के बाद कहा था कि इस तरह से इसने ये हरकतें की हैं और आप मेरी इसमें मदद करिए। हालांकि एक इंटरव्यू में देवराज गौड़ा जो होते हैं वो ये भी दावा कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, अमित शाह से भी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने अपनी बात जो थी दिसंबर 2023 में प्रदेश पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको ये जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से कोई बात नहीं की थी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि जिस तरह की पेन ड्राइव मेरे पास आई थी वैसी ही पेन ड्राइव कांग्रेस के नेताओं के पास भी गई थी, लेकिन कार्तिक ने जब एक वीडियो जारी किया तो उसमें साफ साफ कहा था कि मैंने सिर्फ पेन ड्राइव जो बनाई थी वो पेन ड्राइव सिर्फ बीजेपी के नेता देवराज गौड़ा को दी थी, इसके अलावा किसी को नहीं दी थी, बाकी किसी के पास थी नहीं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो और ऑडियो या ये जो फोटोग्राफ्स थे ये जो इनके पास पहुंच जाते हैं देवराज गौड़ा के पास, तो उसके बाद 22, 23, 24, 25 अप्रैल 2024 को लगातार द्वितीय चरण के चुनाव से 2-3 दिन पहले से लगातार वायरल होने शुरू हो जाते हैं और वो इस कदर वायरल होते हैं कि पूरे भारत की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ जाता है। भूचाल इसलिए आता है कि जिस नेता के वो वीडियो थे, जिन महिलाओं के वो वीडियो थे जो वायरल होते हैं, उसकी पार्टी होती है जेडीएस, और जेडीएस जो पार्टी का अलायंस होता है, उसका जो गठबंधन होता है वो बीजेपी पार्टी से होता है। और इस तरह की फिर दूसरी पार्टियां आरोप लगाना शुरू कर देती हैं कि बीजेपी सब कुछ जानती थी और अपने सांसद को बचाने के लिए और अपने प्रत्याशी को बचाने के लिए उसने इस तरह पर चुप्पी साधी, जबकि बीजेपी ये साफ साफ आरोप लगा रही थी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उस वक्त में वायरल किया जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का फायदा मिल सकता था, जबकि ये नहीं सोचा गया कि 200 महिलाओं के जो चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे उससे उनके परिवार में पूरी तरह से भूचाल आ चुका है। वो महिलाएं अपने घरों में भी नहीं हैं क्योंकि उनके चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में कर्नाटक प्रदेश सरकार की तरफ से एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, साथ ही इसके मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है और सीबीआई भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन जो मेन इसमें आरोपी है सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जब उसने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, इसलिए चुनाव के तुरंत बाद भी वो यहाँ से यानी कि इंडिया छोड़कर जर्मनी भाग जाता है। हालांकि उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर भी जारी हो चुका है, उससे ये बताया जाता है कि ब्लू कॉर्नर का मतलब एयरपोर्ट से जानकारी मिल जाएगी कि वो किस किस देश में गया है, कहाँ कहाँ गया है, इसलिए उसको पकड़ना अब आसान है। वो जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा, इस तरह का सरकार भी दावा कर रही है, इस तरह की सीबीआई भी दावा कर रही है और एसआईटी की टीम भी बता रही है कि ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी गिरफ्तार हो जाए और जितनी भी महिलाओं के साथ ये यौन शोषण हुआ है उनकी जो वीडियो बनाई गई हैं, क्यों बनाई गई हैं, क्यों नहीं बनाई गई हैं, इसके पीछे के जो तमाम कारण हो सकते हैं वो प्रज्वल रेवन्ना के सामने आने के बाद ही हो सकते हैं। हालांकि उसके पिता से भी बातचीत की जा रही है और जिस तरह से ये लगातार वीडियो वायरल हो रही हैं, जो महिलाएं हैं अपने घरों से जा चुकी हैं, उनके साथ ही जो सांसद के इर्द गिर्द रहने वाली भी महिलाएं थीं, उनके पति भी अपनी अपनी पत्नियों पर शक कर रहे हैं। ये जैसे भी जांच भविष्य में होगी सो होगी, लेकिन कितनी ही महिलाओं की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसा भी बताया जाता है कि जब ये वीडियो बनाई जाती थी तो उस वक्त महिलाओं को न केवल घर में वो छुपती छुपाती रहती थी, बल्कि जब ये सांसद हो या उसके परिवार के एक आध सदस्य और हों तो वो बाथरूम में भी उनको साथ लेके जाया करते थे, ना उनके साथ नहाते थे। तो इस तरह की बड़ी गंदी और भद्दी इसमें हरकतें हुई हैं और जांच के बाद ही ये सब कहानी स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं उससे कई ज़िंदगी खतरे में पड़ चुकी हैं।
आज की कहानी एक ऐसे करोड़पति या यूं कहें कि अरबपति बिजनेसमैन की है जिसका कत्ल होता है। उस कत्ल के लिए महीनों साजिश रची जाती है और अफसोस की बात यह है कि जो कातिल है वो इतना करीबी है कि सुनकर भी यकीन नहीं होता। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा कोई जुर्म नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिनका जुर्म के साथ रिश्ता न रहा हो। हर रिश्ते के साथ जुर्म हुआ और हर रिश्ते ने जुर्म किया है। तो आज की कहानी भी ऐसी ही है। उडुपी शहर से एक शख्स बाहर निकलता है जिसका नाम है भास्कर शेट्टी। धीरे धीरे अपनी मेहनत से वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। सऊदी अरब में सुपरमार्केट की चेन खोलता है, बहुत सारे वहाँ पे सुपरमार्केट की दुकानें उसकी। होटल का भी उसका बिजनेस है। उडुपी में एक बहुत बड़ा होटल बनाता है, दुर्गा होटल, और ज़्यादातर वो सऊदी अरब में रहता है। शादी हो चुकी थी, एक बेटा था। लेकिन फिर हालात ऐसे बनते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ज़िंदगी में शेखर शेट्टी के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2015 आते आते शेखर शेट्टी को ऐसा एहसास होता है कि उसकी जो वाइफ है राजेश्वरी शेट्टी, उस राजेश्वरी का एक पंडित, एक ज्योतिषी उनके साथ रिश्ते में। अब इस शक को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भास्कर शेट्टी, लेकिन वो पहले कहता है कि उंगली उठाने से पहले सारे सबूत ले आए, और इसी कोशिश में वो लगा रहता है। अभी सऊदी अरब में है वो। इस दौरान में इधर इंडिया में ये होता है कि राजेश्वरी का एक बेटा जिसका नाम नवनीत शेट्टी, वो अक्सर बीमार रहा करता था। उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया और इसी में कुछ लोगों ने उसको सलाह मशवरा दिया कि एक ज्योतिषी है, उनके पास जाओ और उन ज्योतिषी के ज़रिए बहुत कुछ बदल जाएगा। तो बेटे की सेहत ठीक हो जाए, इसके लिए राजेश्वरी एक ज्योतिष से मिलती है और उन ज्योतिषी का नाम था निरंजन भट्ट। अब राजेश्वरी निरंजन भट्ट के संपर्क में आती हैं। निरंजन भट्ट राजेश्वरी को, बेटे को देखता है, नवनीत को, और उसके बाद फिर वो तमाम चीज़ें, पूजा पाठ, आपके यज्ञ, ये सारी चीज़ें करता रहता। राजेश्वरी काली माँ की भक्त थी और एक बार वो भट्ट से कहती है कि मुझे काली माँ के दर्शन के लिए बंगाल जाना है। घर वाले आपत्ति करते नहीं, तो अपने बेटे नवनीत और निरंजन भट्ट के साथ वहाँ जाती है। फिर ये लोग वहाँ से मुंबई आते हैं। मुंबई में नवनीत अपने कज़न के घर चला जाता है। अब राजेश्वरी और ज्योतिष जो हैं एक लॉज में रहते हैं अलग से, और ये सारी चीज़ें हो रही है। और इस दौरान में उधर सऊदी अरब में बैठे भास्कर शेट्टी को लगातार ये बात पता चल रही है कि उनकी बीवी जो है वो एक ज्योतिषी के बेहद करीब आती जा रही है, और ये करीबी सच में थी। इस दौरान में राजेश्वरी ने उस ज्योतिषी को, निरंजन भट्ट को, हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट दिए, कपड़े दिए, गाड़ी दी, यहाँ तक कि घर खरीद कर दिया, और ये सब कुछ चलता रहा। मई 2016 में जब भास्कर शेट्टी को यकीन हो जाता है कि उनकी बीवी का इस ज्योतिषी के साथ एक संबंध है, तो वो सऊदी अरब से उडुपी पहुँचते हैं इंडिया आने के बाद वो अपनी पत्नी से बात करते हैं। पत्नी कहती है कि ये झूठा एलिगेशन है, लेकिन फिर भास्कर शेट्टी उसे कुछ सबूत दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो दोनों के करीबी रिश्तों की कहानी बयान कर रही थी। लेकिन वो फिर बहाना करती है और कहती है कि नहीं, ये ज्योतिषी के साथ मेरे कुछ स्किन में प्रॉब्लम थी और उस वक्त की ऐसी तस्वीरें थी। लेकिन भास्कर शेट्टी ने जिसके भी ज़रिए अपनी पति की जो जासूसी कराई और इस रिश्ते का सच जानने की कोशिश की, वो लगभग सब कुछ सामने आ गया था। इसके बाद से ये पति पत्नी के रिश्ते ख़राब हो गए। उडुपी में भास्कर शेट्टी अभी रुके हुए हैं, उनका होटल है वहाँ पे, दुर्गा होटल, एक बड़े बिजनेसमैन। लेकिन अब इधर राजेश्वरी के दिमाग में ये बात आ गई कि उसके पति को सब कुछ पता चल चुका है, और ये जो करोड़ों की विरासत है, ये जो बिज़नेस है, सुपरमार्केट के चेन है, होटल है, बहुत सारे शेयर में हैं, इंश्योरेंस के पैसे हैं, ये सब शायद उसके हिस्से से निकल जाए और जो आलीशान ज़िंदगी वो जी रही है शायद उससे छिन जाए, और शायद उसका पति अपनी वसीयत में उसे बेदखल कर दे, और साथ में उसके बेटे को भी। ये बात राजेश्वरी को परेशान करने लगी।
और वो सोचने लगी कि क्या करें। अब उसके बेटे नवनीत को भी ये बात मालूम थी। अब नवनीत भी परेशान हो गया कि अगर उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ा और जायदाद से बेदखल किया तो उस माँ के साथ शायद उसका भी वही हश्र होगा। अब यहीं से कहानी करवट लेती है। बीवी अपने पति के इस ऐशो आराम भरी जिंदगी से वंचित नहीं होना चाहती थी, महरूम नहीं होना चाहती थी। वो चाहती थी ये सारे जो तक उसकी ऐश आराम सब कुछ, इतने सारे पैसे दौलत ठाट बाट, ये छीने नहीं। लेकिन अब उसे एहसास था कि भास्कर शेट्टी के रहते हुए ये मुमकिन नहीं है और भास्कर शेट्टी कभी भी वसीयत में उन्हें बेदखल कर सकता है। अब इसी के बाद माँ बाप ने प्लानिंग करनी शुरू की कि कैसे बचें, ये सारी दौलत भी अपने पास रहे और सब कुछ ठीक रहे। और इस प्लानिंग में उन्होंने उसी ज्योतिषी को भी शामिल किया, निरंजन भट्ट को। इसी उडुपी में निरंजन भट्ट को एक मकान लेकर दिया था राजेश्वरी ने, और उस मकान में आ चुके ये एक पंडित ज्योतिषी था निरंजन भट्ट, तो इसके और भी जो यजमान होते थे भक्त, तो उनके लिए पूजा पाठ ये सारे काम हवन वहीं करता था उसी घर में, और वो थोड़ा सा आबादी से दूर पे था। तो अब तीनों इस साजिश को बुनते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं कि भास्कर शेट्टी को रास्ते से हटाना है। एक पत्नी प्लान कर रही है अपने पति को मारने की, और उस प्लानिंग में उसका 20 साल का एक बेटा भी शामिल है, और वो भी कहता है कि हाँ बाप को रास्ते से हटाना है। उधर ज्योतिषी का भी इसमें इंटरेस्ट है कि वो हट गया तो फिर उसका दखल और बढ़ेगा, और राजेश्वरी के साथ उसके रिश्ते थे ही ठीक ठाक। अब ये प्लान करते रहते हैं। प्लानिंग में ये कि कैसे मारें। पहले होता है स्लो पॉइजन दिया जाए, फिर होता नहीं बहुत वक्त लगेगा, फिर ये हुआ कि किसी बेहोश करके ड्रम में उसको डुबा दें पानी में ताकि मर जाए और ये कहें कि हम ड्राउनिंग का केस है, डूबने से मौत हुई। वो भी काम नहीं किया। फिर ये हुआ कि गोली मार देते हैं। अब भट्ट और उसका बेटा पिस्टल खरीदने की कोशिश कर रहा है ग्रे मार्केट से, लेकिन पिस्टल नहीं मिली, तो ये आइडिया भी ड्रॉप हो गया। लेकिन वो सोचते रहे कि कैसे करना है, और अभी प्लानिंग ही चल रही थी। लेकिन ये सारी प्लानिंग चल रही थी, तभी जुलाई 2016 की तारीख आ जाती है, और अचानक पता चलता है कि 25 या 26 जुलाई 2016 को भास्कर शेट्टी ने अपने वकील को बुलाया और एक वसीयत लिखाई है। और उस वसीयत में जो लिखाई, उस वसीयत के हिसाब से उन्होंने जो लिखा, उसमें यह था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ गुलाबी शेट्टी के नाम पे कर दिया जाए, और अगर मेरी माँ की मौत मुझसे पहले हो जाती है तो फिर मेरी सारी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी 3 बहनों को 10% 30%, बाकी की जो 70% है वो मेरे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, और मेरा जो भी बिजनेस है वो मेरे तीनों भाई जो है उसको टेक ओवर कर लें। मेरी बीवी राजेश्वरी और मेरे बेटे नवनीत को इसमें कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो बिज़नेस के अलावा भी था। कई प्रॉपर्टी थी जो रेंट पे थी, कई कॉमर्शियल बिल्डिंग थी, बैंक में पैसे थे, इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट्स थे, ये सारी चीज़ें थी। कुल मिला के ये सब मामला करोड़ों से भी ऊपर बैठ रहा था। सऊदी अरब में जैसे हमने बताया कि पूरा सुपरमार्केट का चेन था, और उसमें बाकायदा विल में ये लिखा था कि मेरी बीवी राजेश्वरी और मेरे बेटे नवनीत का मेरी किसी भी प्रॉपर्टी पे, पैसों पे या बाकी जो भी कमाई है उसमें कोई भी उनका हिस्सा नहीं होगा। अब ये जब वसीयत लिखाई राजेश्वरी तक ये बात पहुंची, राजेश्वरी को लगा कि बस दुनिया ख़त्म। जो अब तक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी, सब कुछ ख़त्म, क्योंकि पति ने उसको फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इधर बेटे को भी पता चला, बेटा जवान 20 साल का, उसे भी गुस्सा आया। अब ये हुआ कि इस वसीयत पे अमल हो जाए उससे पहले कब करना है, और फिर माँ बेटे ने उस ज्योतिषी के साथ मिलकर साजिश रची। 28 जुलाई 2016, 28 जुलाई 2016 शेखर भास्कर शेट्टी जो है वो अपने होटल दुर्गा से करीब 3 बजे अपने घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद वो सीधे बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम में नहाते हैं, और इसके बाद वो बाहर निकलते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, बेटा, ज्योतिषी और माँ वहीं घर में मौजूद थे। अचानक धोखे से एक पेपर स्प्रे उनकी तरफ मारा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाए, आंखें में कुछ दिखाई न दे।
और इसके बाद जैसे ही वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, तब तक राजेश्वरी, उनकी अपनी पत्नी, लोहे के रॉड लेकर एक सर पे पीछे से ज़ोर से हमला करती है। सर पकड़कर भास्कर शेट्टी नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद बेटा और पंडित, वो जो ज्योतिषी हैं निरंजन भट्ट, ये दोनों ज़बरदस्ती मुंह खोलकर उनके मुंह में पॉइजन डालते हैं, जहर देते हैं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्हें लगता है कि शायद मर गया, लेकिन यकीन नहीं होता। फिर मुंह खोलते हैं और जहर देते हैं, और तब तक शायद ये 3:30 से 4 के दरमियान भास्कर शेट्टी की मौत हो जाती है। मौत के बाद ये लोग वहीं इंतज़ार करते हैं। फिर शाम को, उनका आलीशान बंगला था, लाश को उठाते हैं, गाड़ी की डिक्की में रखते हैं और गाड़ी लेकर वहाँ से इस ज्योतिषी निरंजन भट्ट के उस घर में पहुँचते हैं जो आउटस्कर्ट पे था, सन्नाटे में था, इसी उडुपी में, और जिस घर का इस्तेमाल वो पूजा पाठ के लिए भी किया करता था। अब तीनों घर पहुँचते हैं। इससे पहले इधर निरंजन भट्ट ये करता है कि उसकी माँ बीमार थी, तो ये 27 जुलाई को ही, इस कत्ल से पहले एक दिन, अपनी माँ को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है कि घर में तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं हो रही माँ, तो आप हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। माँ को भी लगा कि बेटा मेरा इतना ख्याल रख रहा मेरा। माँ हॉस्पिटल चली गई, तो फिर हॉस्पिटल में कोई एक तीमारदार चाहिए। तो फिर निरंजन भट्ट ने अपने बाप से कहा कि माँ हॉस्पिटल में, तो आप वहीं हॉस्पिटल में रहिए, उनकी देखभाल कीजिए, मुझे कई काम है। तो अब माँ और बाप दोनों हॉस्पिटल में, घर में कोई नहीं है। ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। इसके बाद 28 जुलाई की शाम, देर शाम, ये तीनों गाड़ी में भास्कर शेट्टी की लाश लेकर इसी ज्योतिषी निरंजन भट्ट के घर में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद लाश निकाली जाती है। उसके बाद बाकायदा एक हवन कुंड तैयार किया जाता है, एक बड़ी सी चिता के साइज की। उसके बाद आग लगाई जाती है, उसमें लाश डाली जाती है, और पूरे रीति रिवाज, चंड मंत्रोच्चारण के साथ लाश को जलाने का काम शुरू होता है। और उस वक्त राजेश्वरी, बेटा उसका और ज्योतिषी तीनों मौजूद हैं। अब बाकायदा घंटियां भी बज रही हैं, बाकायदा ज़ोर ज़ोर से सारे मंत्रोच्चार भी हो रहे हैं, और उसके बीच में एक लाश को जलाया जा रहा है, और इस तरीके से जैसे कि ये एक किसी हवन और यज्ञ का कोई सिलसिला चल रहा हो। धीरे धीरे वक्त बीतता है, और उस हिसाब से लकड़ियाँ और वो सारी चीज़ें की जलाई गई थी कि पूरी लाश जल जाए, जैसे शमशान में चिताओं के साथ होता है। और वही हुआ। इस दौरान में इनका जो ड्राइवर था राजेश्वरी का, ये वहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद वो देखता है कि इस जो भी पूजा हो रहा था उसमें अजीब सी गंध आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि एक इंसानी मांस के जलने की गंध थी। तो आकर पूछता है निरंजन भट्ट से, ये क्या है, राजेश्वरी से। तो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, बेटे के लिए एक यज्ञ हो रहा है, और उसमें हमने 9 मुर्गों की बलि दी है, और वही मुर्गे हैं जो उसी की ये गंध आ रही है। तो चुप हो जाता है। फिर वो बाहर उसको भेज दिया जाता है। अब इसके बाद लाश पूरी तरह से जल चुकी होती है, ये लोग छोड़ देते हैं। फिर देर रात अब उसमें से वो चुनते हैं ताकि जो हड्डियाँ हों वो सबूत ना रहे, और राख, क्योंकि उन्हें मालूम है DNA, पढ़े लिखे फैमिली थे। इतने में वो ड्राइवर फिर से आ जाता है। अब जब ड्राइवर आता है तो वो कहता है लाओ मैं भी मदद करूँ, मालकिन थी। बट बोलता नहीं रहने दो, पर वो ज़बरदस्ती करने लगता। और जब वो राख चुनता है, और एक वो उन्होंने एक रखा हुआ था जिसमें उसको ले जाना था, तो अचानक उसकी नज़र इंसानी हड्डियों पे पड़ती है। वो चौंक उठता है कि ये क्या है। तब वो उसे डराते हैं, धमकाते हैं, कहते खामोश रहो, और ये जो है भास्कर शेट्टी की लाश, और ये उसकी हड्डियाँ हैं, अगर तूने मुंह खोला तो तुझे भी यूं ही मार देंगे। वो घबरा गया, डर गया। फिर उन्होंने कहा कि हम तुझे पैसे देंगे, लालच में आ गया। इसके बाद ये लोग सारी राख चुनते हैं, हड्डियाँ चुनते हैं, और वहीं ले जाकर एक पल्ली या कोई नदी है शायद, वहाँ पे इसको बहा देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद ये लोग घर लौट आते हैं और आराम से सो जाते हैं। एक पत्नी अपने पति का कत्ल करने के बाद, एक बेटा अपने बाप को मारने के बाद चैन की नींद सो जाता है। और अब इनका ये था कि उस वसीयत को रोकना है, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी माँ बेटे की होगी। इधर 28 जुलाई अब 29 जुलाई में तब्दील हो जाती है। 24 घंटा बीत गया। माँ जो है उनकी डेली बेटा फ़ोन करता था, लेकिन उस दिन गुलाबी शेट्टी के पास फ़ोन नहीं आया। गुलाबी शेट्टी ने पलट कर अपने बेटे को कई बार कॉल किया, बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने घर फ़ोन किया, तो इधर राजेश्वरी और बेटे ने कहा कि वो पता नहीं घर नहीं लौटे। पर गुलाबी शेट्टी यानी कि भास्कर शेट्टी की माँ को कुछ शक हुआ,
और बेटे और बहू के बीच के झगड़े, तकरार और बहू का इस ज्योतिषी के साथ रिश्ता, इसकी भनक उन्हें थी। तो उन्हें डाउट हुआ कि पहली बार ऐसा है कि बेटा अचानक गायब है। अच्छा, अगस्त में वापस लौटना था भास्कर शेट्टी को सऊदी अरब, मई में आया था और ये 28 जुलाई का इंसिडेंट है। 29 जुलाई को माँ ने कंप्लेंट की और कंप्लेंट में उन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा गायब है और मुझे शक जो है कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना गया हो, और शक जो है मेरी बहू और मेरे पोते पर है। माँ ने अपने कंप्लेंट में वजह बताई शक की। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की, दोनों ने कुछ नहीं बताया। अब माँ के ज़रिए उस रिश्ते की भी बात पता चली ज्योतिषी की, तो निरंजन भट्ट को पुलिस ने उठाया। इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी था, वो एक ज्योतिषी आदमी, क्राइम से कोई लेना देना नहीं, वो तो मोहब्बत और लालच में पड़ गया। तो जब उसको उठाया तो पहले तो वो भागता रहा, लेकिन फिर पुलिस ने उठाया और उसको ले के सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। लेकिन वो मुंह खोलते ही, वो एक हीरे की अंगूठी पहनता तो उसने वो निगल लिया। फ़ौरन उसको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ किसी तरह उसकी जान बचाई गई। जब जान बचाई गई तो फिर उसने अपना पूरा मुंह खोला और सच बताया। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, राजेश्वरी को गिरफ्तार किया गया, बेटे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन माँ बेटे दोनों लगातार इस जुर्म से इनकार करते रहे। पर पुलिस अपनी जांच करती रही। पंडित जो है वो निरंजन भट्ट, वो चश्मदीद एक तरह से हो गया, उसने सारी बात बताई। इस दौरान में इस ड्राइवर की भी एंट्री हुई, ड्राइवर को भी पुलिस ने उठा लिया, लेकिन पता चला कि ड्राइवर को इस कत्ल के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। हाँ, सबूत मिटाने में उसने ज़रूर मदद की, लेकिन अरेस्ट किया। फिर एक शक निरंजन भट्ट जो ज्योतिषी है उसके पिता पर भी गया, जो उस दिन हॉस्पिटल में थे, और पुलिस का यह मानना था कि उसके पिता भी कहीं शामिल है। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी दौरान में निरंजन भट्ट के पिता की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर 4 लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने। इसके बाद मुकदमा चलता रहा। इन लोगों ने बेल की पूरी कोशिश की, बड़े लोग थे, राजेश्वरी और उसके बेटे ने, पर लोअर कोर्ट ने पहले देने से मना किया, हाई कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। इस दौरान में उडुपी की जिला अदालत में ये मामला मुकदमा चलता रहा। आखिर 4 साल बीते। 4 साल के बाद फैसला आया। अदालत ने ड्राइवर को बरी कर दिया, लेकिन शेखर, बल्कि भास्कर, माफ़ कीजिएगा, शेट्टी की पत्नी राजेश्वरी, उसके बेटे नवनीत और ज्योतिषी निरंजन भट्ट, इन तीनों को ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजमेंट, जब तक कि ये जिंदा हैं। ये उडुपी के इतिहास में और कई इसकी कहानियों के एक ज़मीन जो है वहाँ पे मैंगलुरु में भी है, इससे बड़ी और सनसनीखेज़ वारदात नहीं हुई। एक इतने बड़े कारोबारी की इस तरह से कत्ल, और वो भी उसकी अपनी पत्नी और अपने बेटे के हाथों। जो पूरी चार्जशीट है इस मामले में अदालत में पेश की गई उडुपी पुलिस की तरफ से, तो कैसे ये मौत दी गई, कैसे उसके बाद ये यज्ञ हुआ, कैसे राख और हड्डियाँ चुनी गई फूल की तरह, कैसे जहर दिया गया, ये सारी चीज़ें उस चार्जशीट का हिस्सा है जिसमें भास्कर शेट्टी की मौत की कहानी लिखी है। तो भास्कर शेट्टी की पत्नी, बेटे और ये ज्योतिषी निरंजन भट्ट इस वक्त जेल में है। निचली अदालत का फैसला आ गया, हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया, अभी हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें हुई। एक, हो सकता है वो ये जुर्म न करती और कुछ बातचीत के ज़रिए मसला हल हो सकता था प्रॉपर्टी में, क्योंकि इंसान को बदलने में भी वक्त नहीं लगता है। या अगर राजेश्वरी बेकसूर थी तो वो कन्विंस कर लेती अपने पति को, और शायद ये सारी शान व शौकत, पैसे, दौलत सब उसके पास ही रह जाते। लेकिन इस एक जुर्म ने एक चीज़ तो पक्का कर दिया, वो ये कि अब अगर वो उम्र कैद है, हाई कोर्ट से बरी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाए, तो भी अब भास्कर शेट्टी की पूरी विरासत, दौलत, उसमें से 1 पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि भास्कर शेट्टी की मौत के गुनहगार हैं और वो तीनों बहनें और तीनों भाई अब उसकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो लालच में इंसान कई बार अंधा होकर ये सारे जुर्म करता है, लेकिन सोचता नहीं है कि जब पकड़ा जाएगा तो जितनी दौलत की हसरत में वो ये जुर्म कर रहा है, जो अभी उसके पास है शायद वो भी ना रह पाए, और जो हो तो उसको खर्च करने की वो हैसियत में भी ना रहे। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं, आपने जुर्म किया, पकड़े गए, डाका डाला, लूटा, कहीं छुपा के रखा है, बट आप जेल में उन पैसों का क्या करेंगे? अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। हाँ, यूपी, बिहार और कुछ जेलों को छोड़ दें जहाँ क्रिमिनल को जेल के अंदर बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है अगर आपके पास पैसा है तो, लेकिन हर जेल की कहानी ऐसी नहीं है।
तो ये थी कहानी उडुपी के उस कारोबारी की जिसकी मौत की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी और उसके अपने बेटे ने रची।